देखिए भाई, क्लास 9th, गुड मॉर्निंग। आज कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप लोग ना कोशिश करो इसको कॉपी में लिखने का। तो क्वेश्चन यूँ है, द वेट ऑफ अ पर्सन ऑन अ प्लानेट ए इज़ अबाउट हाफ ऑफ दैट ऑन अर्थ। देखो मैं फिर से पढ़ता हूँ, द वेट ऑफ अ पर्सन ऑन अ प्लानेट ए is about half of that on earth. He can jump up to 0.4 meter high on the surface of earth. How high can he jump on planet A? क्वेश्चन जरूर लिख लो, बढ़िया रहेगा ना। मैं फिर से एक बार पढ़ लेता हूँ क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो थोड़ा पेशेंस रख के सुनो। कहता है कि एक आदमी का वेट प्लानेट ए पे, एक कोई प्लानेट ए है, वहाँ पे उसका वेट जो है ना अर्थ का आधा है, half of the earth. The weight of a person on a planet A is about half of that on earth. He can jump up to 0.4 meter high on the surface of earth. How high can he jump on planet A? तो अर्थ पे उसका जो वेट है, लेट करो वेट आपको पता है क्या होता है, mg ऑन अर्थ। ये मैंने लेट कर दिया। इसका मतलब समझ रहे हो, मास इसका m है, अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, g। क्वेश्चन भी समझा देता हूँ साथ साथ। तो देयरफॉर वेट ऑन प्लानेट ए पे इसका वेट क्या हो जाएगा, इसका हाफ। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन तुमने गौर से सुना होगा। तो कहते हैं एक आदमी है, उसका एक वेट प्लानेट ए पे अर्थ का आधा है। तो अर्थ पे वेट m इंटू जी होता है, वेट प्लानेट पे उसका हाफ है, ठीक है ना। कहते हैं अर्थ पे ही जंप 0.4 मीटर हाई ऑन अर्थ पे इतना ऊंचा जंप कर लेता, ऊंचा उछल जाता है। तो प्लानेट ए पे इसके जंप की हाइट कितनी होगी, लेट ही जंप्स h मीटर एट प्लानेट ए। ये मैंने लेट कर लिया, ठीक है ना। तो जरा एक बात बताओ, यहाँ पे देखो, एनर्जी या वर्क डन बाय मैन ऑन अर्थ पे कितना काम करता है भाई। तो क्या होता है, F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना ऊंचा, अर्थ पे 0.4 मीटर। तो 0.4 मीटर ये हो गया जूल। तो ये देखो, तो ऑलरेडी mgh वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू होता है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ऊपर जा रहा है, क्योंकि ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन निकालने के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा सकते हो, mgh। ये फॉर्मूला भी केवल लगा सकते हो। तो वर्क डन बाई मैन ऑन अर्थ F इंटू एस, mg इंटू 0.4 जूल। समझ रहे हो, ये हो गया वर्क डन। अब जरा एक बात बताओ, देयरफॉर वर्क डन, मसल तो वही है ना, बंदा तो वही है, वर्क डन ऑन प्लानेट, वहाँ भी उतना ही काम कर रहा है, mg इंटू 0.4 जूल, है ना। वही हाड़ मांस का आदमी है जो प्लानेट ए पे चला गया, तो जाहिर है जितना उसका मसल पावर है वहाँ पे यूज़ करेगा। जूल मैंने लिखा, ये कैपिटल J लिख लेता हूँ, जूल, है ना। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन एट प्लानेट ए इक्वल टू क्या, F इंटू एस। तो फोर्स यहाँ पे क्या हो, फोर्स की जगह पे क्या रखोगे, वेट इंटू डिस्प्लेसमेंट, और वो डिस्प्लेसमेंट हमने h मीटर लेट किया हुआ, लेट ही जम्प्स h मीटर एट प्लानेट h। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी। पर क्वेश्चन में दे रखा था कि प्लानेट ए पे उसका वेट अर्थ के वेट का हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँ, mg/2 इंटू एच। समझ रहे हो ये। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ये दोनों को इक्वल करोगे कि नहीं, ये वाला वर्क डन, ये वाला वर्क डन, और ये वाला, है ना, वो दोनों एक ही आदमी का है ना। तो इन दोनों को इक्वल करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, देखो आप। तो देयरफॉर mgh/2
इक्वल टू एम जी इंटू 0.4। तो यहाँ से तुम h निकाल के देखो तो ये हो जाएगा 0.8 मीटर। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सेंटीमीटर में आ जाएगा, है ना। अगर वेट आधा होता है तो डबल ऊंचा उछल जाएगा। मून पे ना, मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से 1/6 है। अगर तुम अर्थ पे 0.4 मीटर ऊंचा उछल जाते हो ना, तो मून पे इसका सीधा 6 टाइम 6 गुना ज़्यादा ऊंचा उछल जाओगे, क्योंकि उसकी ग्रेविटी कम है 1/6। तो वहाँ पे इंसान का वेट भी जो है ना, अर्थ के वेट का 1/6 हो जाएगा। वेट कम होने का मतलब ज़्यादा उछलना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, अब बहुत ध्यान से सुन रहा क्वेश्चन, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का है शायद। अ बॉय इज़ रनिंग, अपना क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा। अ बॉय इज़ रनिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड against frictional force of 5 Newton. A boy is running on a straight road against frictional force of 5 Newton. After traveling a distance of 1.5 kilometer, he forgot the correct path at a roundabout of radius 100 meter. है ना, फिर से देखना, he forgot the correct path at a roundabout of radius 100 meter. However, he moves along the circular path for 1.5 cycle and moves forward up to 2 kilometer. Calculate the work done by him. अब फिर से एक बार सुन लो। A boy is running on a straight road against frictional force of 5 Newton. After traveling a distance of 1.5 kilometer, he forgot the correct path at a round about of radius 100 meter. However, he moves along the circular path for 1.5 cycle and moves forward up to 2 kilometer. Calculate the work done by him. मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन, है ना। एक आदमी जा रहा है फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट। फ्रिक्शनल फोर्स भी तुम देख ही रहे हो, फ्रिक्शनल फोर्स भी दे ही रहा है ना। फ्रिक्शनल फोर्स 0.5 न्यूटन था शायद, 5 न्यूटन था फ्रिक्शनल फोर्स। आप देखिए ज़रा फिर से, पहले क्वेश्चन समझो आराम से, ठीक है। ये देखो, वो जा रहा है इस तरीके से। फ्रिक्शनल फोर्स आपको पता है, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन के अगेंस्ट होता है। तो F इक्वल टू 5 न्यूटन ये फ्रिक्शनल फोर्स दे रखा। और फिर वो चलते चलते रास्ता भूल गया, ऐसे घुमा एक चक्कर, ठीक है, यहाँ पे आया। फिर उसने देखा, मान लो यहाँ से A से चलना शुरू किया, B पे आया। ये डिस्टेंस दे रखा 1.5 किलोमीटर, सब कुछ किलोमीटर में यहाँ पे, फिलहाल तो 1.5 किलोमीटर। चलने के बाद वो उसको जाना इधर था, उसने एक चक्कर लगा लिया, एक चक्कर लगा लिया। चक्कर लगाने के बाद उसको पता चला कि वहीं का वहीं पहुँच गया। तो समझ में आ गया कि वो उसको जाना किधर है। फिर वो आधे चक्कर लगाया, है ना, ये देखो 1.5 रोटेशन, राउंड साइकिल कुछ भी कह लो। सी पे पहुंचा और फिर यहाँ से सीधा चला गया, है ना। ये 2 किलोमीटर का फर्दर डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये जो सर्कुलर पाथ है ना, जो गोल गोल घूम गया, उसका रेडियस दे रखा है। इसका रेडियस, 1 मिनट रुकना, हाँ, इसका रेडियस है 100 मीटर। इस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है? 100 मीटर। ये सारे दिख रहा है 100 मीटर, ये सारे किलोमीटर में। तो पहले एक बात बताओ, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल दो। फोर्स तो पता है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहाँ से ज़रा देखो तो A to B, फिर वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया ना, फिर B to C। तो ज़रा एक बात बताओ, B to C ही डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, ऐसे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हो? मिनिमम डिस्टेंस को बोलते हो ना। पहले तो ऐसे गया, वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0, फिर यहाँ से 1.5 राउंड लगा रहा है, भूल गया रास्ता, आधे चक्कर, एक चक्कर लगाया, फिर आधा चक्कर लगा के फिर गया उधर। ऐसा है क्वेश्चन। तो एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जब कहीं पे वापस आ जाओ तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, और फिर यहाँ से तो डिस्प्लेसमेंट होता है मिनिमम डिस्टेंस। तो ऐसा नहीं, बल्कि ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। इसको डायमीटर बोलना है। आपको याद है ना डिस्प्लेसमेंट का क्या है?
अब प्लस वापस गया सी डी, ए बी कितना हो गया 1.5 किलोमीटर, बी सी कितना भाई, ये 100 रेडियस है तो 200 मीटर, आप ये देखिए, और ये 2 किलोमीटर है ना, सबको मीटर में चेंज करना है, तो ये हो गया आपका 1500 प्लस 200 एंड प्लस 2000 मीटर, तुम देख रहे हो, तो 3700 मीटर हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन बाई हिम, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है एफ इंटू एस, फोर्स फ्रिक्शनल है आपको पता है 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 3700, नेगेटिव तो होता ही होता है पर उसको रहने दो अभी फिलहाल, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा न्यूटन, मल्टीप्लाई करके देख लेना, आंसर आ जाएगा न्यूटन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना ज़रा इसको, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन फिर से आप लिख लेना, क्वेश्चन बता रहा हूँ, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज इंक्रीज्ड बाई अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स एफ। क्या पढ़ा मैंने ये पढ़ा कि द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज इंक्रीज्ड बाई अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स एफ लगा के वेलोसिटी इंक्रीज कर गया फॉर सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, prove that the increase in kinetic energy of the body is equal to the work done by force on body। ये मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ। क्वेश्चन क्या, ज़रा समझो ज़रा ध्यान से देखो, आपको याद है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ऐसे ही बनाया था, वो यहाँ से चलना शुरू किया, इनिशियल पॉइंट है ए, यहाँ से चलना शुरू किया, इसका स्पीड है u, कुछ दूरी जाने के बाद वो दूरी ए बी पे गया और इसने अपना फोर्स लगाया एफ फोर्स लगाया, ठीक है। ये एक काम करता हूँ, पहले यू से चल रहा था, इधर से आ रहा था यू से, ए पर ही इसने इनिशियली वो इसका स्पीड यू था, फिर इसने कौन सा फोर्स लगाया, फोर्स एफ, कांस्टेंट फोर्स एफ लगाया होगा, तो एफ इक्वल टू एम इंटू ए होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो स्पीड तो बढ़ना ही था, स्पीड बढ़ भी गया। थोड़ी दूर जाके अगर तुम एक्सेलरेशन लगाओगे, पाइडल साइकिल में मारते जाओगे तेज़ी से, स्पीड बढ़ता है, स्पीड हो गया v, u से कितना हो गया v, कहाँ से a से b तक आते आते, क्यों, क्योंकि आपने फोर्स अप्लाई किया। तो प्रूव करना है कि वर्क डन इक्वल टू, प्रूव दैट वर्क डन बाय हिम इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये वाला पहले ही बता चुका हूँ। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, मास हमने लेट किया, लेट कर लो मास, यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेट मास इक्वल टू एम, है ना, kg, ये मास लेट किया, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा भाई, ठीक है, मास एम kg मैंने लेट किया। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² माइनस हाफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये प्रूव करना है, वर्क डन ये प्रूव करना है। शुरू में एक स्पीड था इसका u, इसके बाद इसने फोर्स अप्लाई किया, एक्सेलरेटर दिया, फोर्स लगाया, u से हो गया v, कुछ दूर जाने के बाद। तो प्रूव करना है कि जो वर्क डन है ना, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल काइनेटिक, जितना काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ उतना ही वर्क हुआ, ये प्रूव करना है। तो जरा एक बात बताओ, है ना, लेट एक्सेलरेशन इक्वल, फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा ही होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये फॉर्मूला लगाता हूँ, v² इक्वल टू u² प्लस 2as, तो उन्हें एक्सेलरेशन लगाया ना, रिटार्डेशन लगाते तो माइनस, यहाँ पे s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, s क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट, ये देखिए s होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। v² माइनस u² इक्वल टू 2as, इसको हम यूज़ करने वाले हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू एस, जानते हो एफ का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया, एफ की जगह पे
m इंटू ए इंटू एस। ए एस की जगह पे क्या रखोगे, ए एस की जगह पे पहले मैं लिख लेता हूँ m, और ए एस की जगह पे रखोगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। ये फ्रॉम इक्वेशन 1, याद है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1, उसकी रेफरेंस लो। ए एस की जगह पे क्या रखोगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया, अब आप ब्रैकेट ओपन करके देखो, 2 से डिवाइड कर लो, हाफ एम वी स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करोगे तो एम वी स्क्वायर बाई 2 माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2 हाफ एम यू स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा वर्क डन। यही प्रूव करना था, समझ में नहीं आया तो दोबारा से पूछ लेना, देख लो। ऐसा मैंने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला में भी ऐसे ही तो किया था, और क्या किया था बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर if the energy of the ball reduces by 40%, if the energy of the ball reduces by 40% after striking the ground, how much high can the ball bounce back? क्वेश्चन अच्छा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर इफ द एनर्जी ऑफ द बॉल रिड्यूसेस बाई 40% आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, हाउ मच हाई कैन द बॉल बाउंस बैक। 10 मीटर के हाइट से अपने एक बॉल को फेंका है ना। एक पिंग पोंग बॉल भी आता है ना, जो जितनी ऊंचाई पे फेंकोगे उतना तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि उसका जो लॉस ऑफ एनर्जी होता है वो कम होता है। हम जब किसी बॉल को फेंकते हैं, देखो तो यहाँ से मान लो फेंका ज़मीन पे, ग्राउंड पे, है ना, मास से इसका मान लो m, और यहाँ से यहाँ पे फेंक दिया ग्राउंड पे, हाइट है h। तो होता क्या है कि ये पोटेंशियल एनर्जी है, कहाँ, यहाँ पे आके ये, इसको मैं इनिशियली a ले लेता हूँ, ग्राउंड वाले पॉइंट को मैं b लेट कर लेता हूँ। केवल वहाँ से आपने ड्रॉप कर दिया, इस हाइट पे ले जाके ड्रॉप कर दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे नीचे आएगा, हाइट कम होता जाएगा, तो यहाँ टकराएगा ग्राउंड से, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हाइट क्या है, 0। इस पर भी बात करेंगे, आपको ठीक से समझाएंगे। पहले तो देखो, तो पोटेंशियल एनर्जी टकराने के बाद क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, फिर ये वापस उछलना शुरू हो जाएगा। तो कायदे से क्या होता है कि इसको वापस उछल के यहाँ पे आना चाहिए, पर प्रॉब्लम यह होता है कि जैसे ये टकराता है ना, तो थोड़ा हीट एनर्जी या साउंड एनर्जी या एयर फ्रिक्शन की वजह से इसका एनर्जी का लॉस हो जाता है। इस वाले केसेस में लॉस ऑफ एनर्जी दे रखा 40%, लॉस ऑफ एनर्जी इक्वल टू 40%। 100 में से 40 बर्बाद हो गए, बचे हुए 60% के साथ ऊपर जाएगा, है ना। जैसे कोई यहाँ से बॉल गिराते हो आप, तो टकराता है, टकराने के बाद वापस उठ जाता है। जैसे जैसे ये बॉल ऐसे ड्रॉप करोगे नीचे आएगा, हाइट कम होती जाएगी। आपने पढ़ा हुआ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नहीं पढ़ा हुआ है तो आगे पढ़ोगे। एनर्जी क्या होता है, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, है ना, ठीक है ना। जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इज अकर्ड, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी नेवर पॉसिबल। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कोई अगर बल्ब जल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है लाइट एनर्जी और थोड़ा बहुत हीट एनर्जी में। इलेक्ट्रिक बल्ब जलाते हो, इलेक्ट्रिक बैल जलाते हो, स्विच ऑन करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाता है, जो बैल होता है ना उसमें एक ऐसा ट्यूनर लगा होता है ना, तो इसको वाइब्रेट करता है ऐसे, तो मैकेनिकल एनर्जी में इसको टक टक मारता है, देखो इस तरीके से खट 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 आवाज़ आती है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है मैकेनिकल एनर्जी में, मूव करना शुरू हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। आप ऊपर से सनलाइट आता है ना, प्लांट्स वगैरह पे आते हैं, तो क्या होता है, ये जो हीट एनर्जी या जो भी एनर्जी है, सनलाइट है, लाइट एनर्जी, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो लेता है ना। यहाँ पे इसकी फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाता है केमिकल एनर्जी में, ठीक है। यही चीज़ है, हम भी जब खाना खाते हैं तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है मैकेनिकल एनर्जी में, बहुत सारे एनर्जी में। हम इसके बाद बहुत सारा काम करते हैं खाना खाने के बाद, तो उस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि आप एनर्जी ना तो बना सकते हो ना तो बिगाड़ सकते हो, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अब यहाँ से इस हाइट पे था तो
पोटेंशियल एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट ए फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच। मास हमने एम ही लिया हुआ है, अर्थ का ग्रेविटी जी रहने दो, हाइट एच रहने दो, है ना। और वो दे रखा बल्कि 10 मीटर, हाइट कितना दे रखा, 10 मीटर, ये दे रखा 10 मीटर, है ना। अब वही नीचे आके गिरेगा। क्लियरली एनर्जी एट बी, है ना, कितना हो गया, सेम हो गया ना, एम जी इंटू 10, बट 40% लॉस, है ना। तो देयरफॉर ओनली 60% ऑफ एनर्जी remains to move the ball upward। 40% बर्बाद हो गए, बाकी बचे हुए 60% के साथ ऊपर जा रहा है। तो देयरफॉर रिमेनिंग एनर्जी कितना बच गया, रिमेनिंग एनर्जी टोटल कितना था, एम जी इंटू 10, एम जी इंटू 10, और 40% बर्बाद हो गया। तो रह कितना गया, केवल 60% से काम चलेगा। देखो जरा, है ना, 0 0 कैंसिल, तो एम जी इंटू 6 रह गया, इतना जूल रह गया। होना चाहिए तो 10 एम जी, रह गया 6 एम जी, क्योंकि 4 एम जी लॉस हो गया। अब इसी एनर्जी पे ऊपर की तरफ जाएगा। अब मैं यहाँ पे लेट कराता हूँ, लेट हाइट ऑफ बॉल when it bounce back, इस बार मैं ले लेता हूँ h, और ये तो हाइट तो 10 मीटर दे रखा, तो कुछ लेट करने की ज़रूरत नहीं है ना। धरती से टकराया, टकराने के बाद कितना ऊंचा गया, h मीटर, सब कुछ मीटर में ले लो, h मीटर ऊंचा गया। देखो मैंने क्या लिखा, लेट हाइट ऑफ बॉल when it bounce back, या बाउंस लिख लो h मीटर, h मीटर गया। पहले 10 मीटर की हाइट से आपने गिराया, ये वाला जो एनर्जी था एम जी 10, ये यहाँ पे आ गया। तो यहाँ भी एनर्जी कितना होना चाहिए, एम जी 10, लेकिन 40% बर्बाद हो गया। अब इस बॉल को जो ऊपर लेकर जाएगा वो कौन सा एनर्जी, केवल 60%, इसका 60%। तो देखो तो एम जी 10 का 60%, ये हो गया कि नहीं हो गया, जूल लिखा हुआ मैंने। अब जरा देखो, अब मान लो इस हाइट पे चला गया, है ना। अब हाइट तो कम होगी ना, हाइट इस हाइट पे चला गया, इस हाइट को मैंने लेट किया हुआ है h मीटर। तो अब इस एनर्जी से उस हाइट पे गया, तो जरा मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब देखो, वर्क डन इक्वल टू क्या, पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अब वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच इक्वल टू वर्क डन। तो एम जी एच, और वर्क डन की जगह मैं क्या लिखूँ, इतना जितना एनर्जी है, वही एनर्जी का डेफिनेशन क्या है, एनर्जी का एबिलिटी टू डू वर्क, जितना एनर्जी उतना ही तो काम करेगा। तो एम जी इंटू 6 हो गया, एम जी इंटू 6, 40% बर्बाद हो गया, बचे हुए 60%। एम जी से एम जी कैंसिल, तो यहाँ से एच इक्वल टू क्या हो गया, 6 मीटर। गिरा था 10 मीटर के हाइट से, अब टकराने के बाद केवल गया कितना, 6 मीटर, और 10 मीटर है, 40% वैसे ही बर्बाद हो गया। तो 60%, 10 का 60%, 6 मीटर वैसे भी देख लो, है ना, 10 का 60%, 6 मीटर। अगर मैं कहूँ ना कि मैं यहाँ से गिरा रहा हूँ, है ना, 50 मीटर के हाइट से गिरा रहा हूँ, और 20% एनर्जी बर्बाद हो गया, तो वापस कितना जाएगा, तो 20% अगर बर्बाद हो गया तो 80%, अब इसकी ऊंचाई 80% रह जाएगी, मतलब 40 मीटर ऊंचा जाएगा, है ना। जितनी एनर्जी बर्बाद होगी उतना कम उसका हाइट होगा। तो 20% हाइट कम हो जाएगा, तो रहेगा कितना, 80%। ऐसे वाले क्वेश्चन का यही ट्रिक होता, देख लीजिए आप। न्यूमेरिकल्स देखना ध्यान से, फिर होमवर्क भी देंगे और डिस्कस भी करवाएंगे। तो पहले इसको आप देखिए जरा, न्यूमेरिकल्स को। एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखना कोशिश करो। अ गर्ल हैविंग मास ऑफ 35 kg सिट्स ऑन अ ट्रॉली ऑफ मास 5 kg। 35 kg की एक गर्ल है और वो ट्रॉली पे बैठी हुई है जिसका मास है 5 kg। अ गर्ल हैविंग मास ऑफ 35 kg सिट्स ऑन अ ट्रॉली ऑफ मास 5 kg।
द ट्रॉली इज़ गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। ट्रॉली का इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड। द ट्रॉली इज़ गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। द ट्रॉली कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर। द ट्रॉली कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर। 16 मीटर चलने के बाद ट्रॉली स्थिर हो गया। तो इसके दो पार्ट हैं। पार्ट ए, हाउ मच वर्क इज़ डन बाय द ट्रॉली, हाउ मच वर्क इज़ डन बाय द गर्ल। ट्रॉली ने कितना काम किया एंड गर्ल ने कितना काम किया, है ना। देखो ज़रा, तो ट्रॉली का इनिशियल स्पीड था 5 मीटर पर सेकेंड। ट्रॉली के ऊपर एक लड़की बैठी हुई है जिसका मास कितना है? 35 kg। ट्रॉली के खुद का मास कितना है? 5 kg, ठीक है ना। ट्रॉली पे जो इनिशियल आपने वेलोसिटी दिया ना, ट्रॉली को किस वेलोसिटी से चलाया भाई? तो वो दे रखा है, ये दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड, सॉरी, एंड 16 मीटर चलने के बाद रेस्ट में आ गया। अब ना क्वेश्चन आप समझिए अच्छे से, क्वेश्चन समझो। मान लो ये ट्रॉली है, यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई है 35 kg की। इसका वेट कितना है? 35 kg की, ठीक है। जब मॉल वगैरह में जाते हो ना, तो छोटे बच्चों को ट्रॉली पे बिठा के ही सारा सामान वगैरह खरीदते हैं, ठीक है ना। ऐसे मान लो ये पहिया लगा हुआ है, ये देखो, इसका 35 kg है। ट्रॉली हल्का होता है तो इसका मास दे रखा 5 kg, और इसका जो इनिशियल स्पीड है ना, ये है 4 मीटर पर सेकेंड। और 16 मीटर चलने के बाद, ये 16 मीटर चलने के बाद वो ट्रॉली जो है ना, फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया? 0। ट्रॉली का रेस्ट में आ गया, फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया? 0। तो दो क्वेश्चन है, पहला कि वर्क डन बाय द ट्रॉली एंड वर्क डन बाय द गर्ल। तो ए, वर्क डन बाय द ट्रॉली, बाय द ट्रॉली, ठीक है ना, वर्क डन बाय द ट्रॉली। अब आप ये देखो, फॉर्मूला क्या लगाएं? F इंटू एस, ठीक है भाई, फोर्स। तो ट्रॉली इधर मूव कर रहा है, ट्रॉली तो मूव कर रहा है ना। फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? M इंटू ए इंटू, चलो ये मास पता है 35 kg, अब प्लस खुद का भी मास है ना। ये एक्सेलरेशन मालूम नहीं, डिस्प्लेसमेंट पता है वैसे, तो अभी रहने दो डिस्प्लेसमेंट को। ये हो गया वर्क डन बाय द ट्रॉली। ए और एस निकालना, वैसे हमें ए पता है। ए कितना है भाई? सॉरी, ए नहीं, हमें डिस्प्लेसमेंट पता है। सॉरी, हमें क्या पता है? डिस्प्लेसमेंट पता है। देखो, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह 16 मीटर रख सकते हैं, पर मैं नहीं रख रहा क्योंकि आपको पता है अभी ए एस एक साथ आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। 16 मीटर मूव करने के बाद वो रुक गया। शुरू में आपने जो स्पीड इसका दिया था, ट्रॉली का जो शुरू का स्पीड था वो कितना था? 4 मीटर पर सेकेंड, राइट। हमें एक्सेलरेशन और चाहिए, एस वैसे दे रखा। एक फार्मूला लगाओ, ये पुराना चीज़ हो गया, v² प्लस 2as। वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 4, याद है। और ये 2 इंटू ए इंटू एस। 16 इधर लेकर आओ, 2 से डिवाइड करो, इक्वल टू क्या हो गया? ए एस। ए एस इक्वल टू क्या हो गया? -8, है ना। तो माइनस तो होना ही था, क्यों? एक्सेलरेशन क्योंकि रुक रहा है, तो इसका मतलब ब्रेक लग रहा है, फ्रिक्शन की वजह से ट्रॉली रुक रही है। अब जरा देखो वर्क डन, इक्वेशन 1 पे आ जाओ। इक्वेशन 1 पे तो वर्क डन का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है? 35 + 5 40 AS। इक्वेशन 1 देख रहे हो? तो 40 AS की जगह पे ये देखिए तो -8 है ना। तो क्या हो गया? -320 जूल, इतना लगा। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि वर्क डन बाई गर्ल, इस गर्ल ने कितना वर्क किया? 0, क्योंकि ये गर्ल ट्रॉली के रिस्पेक्ट में इसका मूवमेंट क्या है? अगर ये ट्रॉली मूव कर रहा है तो ट्रॉली मूव कर रहा है ना। डिस्प्लेसमेंट गर्ल का यहाँ पे बैठी है तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। ट्रॉली के रिस्पेक्ट में ये जो गर्ल है इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है। तो बी वाला पार्ट है कि वर्क डन बाय द गर्ल, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू गर्ल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज 0, है ना।
ये मूव कर रहा है, ये मूव नहीं कर रही है, ठीक है, ये चीज़ है। आप बस पे बैठे हो तो बस वर्क कर रहा है, आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप वर्क के रिस्पेक्ट में एक ही जगह पे बैठे हो, आपका डिस्प्लेसमेंट बस के रिगार्डिंग जीरो है। तो बस वर्क कर रहा है, आप नहीं कर रहे हो। इसी हिसाब से ट्रॉली मूव कर रहा है तो ट्रॉली वर्क कर रहा है, वो जो उस पर गर्ल बैठी है वो मूव नहीं कर रही है, तो उसका वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। एक और क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन है 4 men lift a 250 kg box to a height of 1 meter and hold it without raising or lowering it. How much work is done by the man in lifting the box? इसका ए पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, 4 men lift a 250 kg box to a height of 1 meter and hold it without raising or lowering it. बॉक्स को 4 लोग ऐसे लेकर गए 1 मीटर की हाइट पे और यहाँ पे स्थिर कर दिया, ना ऊपर और नीचे, बस 1 मीटर ले जाकर पकड़ लिया, 1 मीटर ले जाकर होल्ड कर लिया, रोक लिया वहाँ पे जाके। इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच वर्क इज़ डन बाय द मैन इन लिफ्टिंग द बॉक्स। बॉक्स को जब ऊपर लेकर गया 1 मीटर तो कितना वर्क हुआ। इसका बी पार्ट कह रहा है हाउ मच वर्क डू दे इन जस्ट होल्डिंग इट। हाउ मच वर्क डू दे इन जस्ट होल्डिंग इट। तीसरा क्वेश्चन है वाई डू दे गेट टायर्ड वाइल होल्डिंग इट। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। 4 लोग हैं, ये बॉक्स है, बॉक्स को उठा के यहाँ पे लेकर गए, ठीक है, तो हाइट कितनी है 1 मीटर। वर्क डन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि एनर्जी को बोलते ही हैं, है ना, एबिलिटी टू डू वर्क। इसका मास दे रखा 250 kg, इसका मास है 250 kg, 250 kg, ये रहा इसका मास। इसको उठा के यहाँ पे लेकर गए, इसको उठा के वहाँ पे लेकर गया 1 मीटर की हाइट पे, समझ रहे बात को, 1 मीटर की हाइट पे। तो वर्क डन ऑन लिफ्टिंग द बॉक्स एट अ हाइट 1 मीटर। फार्मूला क्या लगाओगे, वर्क डन का फार्मूला ये लगा लीजिए आप, mgh लगा लीजिए, mgh। तो वर्क डन m क्या हो गया 250 kg में चाहिए, g दे रखा 10, g वैसे 9.8 होता ना, मैंने 10 लिया, और h कितना दे रखा 1, इसको 25,000 हो गया भाई, 25,000 वर्क डन है तो जूल, ये हो गया तुम्हारा काम धाम, ठीक है, 25,000 जूल। इसके बाद क्या कह रहा है, अब इसका ए पार्ट क्या ये था, कितना काम किया ऊपर ले जाने में। बी पार्ट ये कह रहा है यहाँ पे होल्ड करने में कितना वर्क डन इक्वल टू क्या 0। अब होल्ड करके 1 घंटा तक, भाई यहाँ से यहाँ तक लेके गया, वो वर्क डन समझ में आ गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लगा दिया। और वैसे भी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला लगा सकते हो। अब यहाँ पे लाने के बाद, ठीक है, इस पोजीशन पे स्थिर खाली पकड़ के ऐसे खड़े हैं लोग, तो क्या होगा, वर्क डन 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सिंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर वर्क डन इक्वल टू 0। अब इसका सी पार्ट ये कह रहा है कि जब वर्क डन हो ही नहीं रहा, तो इन चारों के पसीने क्यों छूट रहे हैं, इन चारों का ये थक क्यों रहे, अब तो वर्क तो कर नहीं रहे, ऐसे होल्ड करके बैठे हुए, तो इनको थकावट क्यों हो रही है। तो सीधा सा प्रॉब्लम ये है कि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो चलो 0 है, पर मस्कुलर फोर्स 0 नहीं है। ये लोग ऐसे पकड़ के बैठे हुए हैं, तो मसल्स में फोर्स, मसल्स जो है फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, फोर्स की वजह से ये टायर्ड हो रहे हैं, फोर्स की वजह से ये थक रहे हैं, समझ रहे हो, ऐसे। बस यही था, इसको आपको ढंग से पढ़ना है। जितने भी न्यूमेरिकल्स मैंने बताए हैं ना, उसको आप अच्छे से कीजिए आप, है ना, जो भी डाउट्स हैं आप मुझे बताइए, मैं फिर से बताऊंगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हो रही है, इसको अच्छे से कर लो।